इस मांगा की शुरुआत में एक प्रिंस के बारे में बताया जाता है जो बहुत ही असभ्य है, जो बहुत वॉयलेंट है, जो बहुत ही रेकलेस है, जिसमें बिल्कुल भी दया की भावना नहीं है। और वही काउंट पैडियम का अगला उत्तराधिकारी बनने वाला है, जो सक्सेसर बनने वाला है, जिसका नाम है सैलिस पैडियम। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ एक नाइट कहता है कि कैसे वो नॉर्थ का एक स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट बना। फिर वो ऐसे एक लूज़र से कैसे हार सकता है। फिर हमारा नकाब वाला आदमी कहता है, क्या सोच रहे हो, मैंने बहुत सारा पैसा लगाया है इस ट्रैप को बिछाने के लिए, क्या तुम्हें ये पसंद आया? क्या तुम सही में इतने मूर्ख हो? सेसिल पैडियम नाइट बोलता है, एक ट्रैप मीन्स तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पहले से ही पता था। फिर काले कपड़ों वाला आदमी कहता है, बस तुम्हारे प्लान के बारे में ही नहीं, मुझे तुम्हारे आर्मी की साइज़ के बारे में भी पता था, तुम्हारे कौन से स्पाइस हैं वो भी पता था, एंड तुम्हारी फोर्सेस को कितना सप्लाई मिल रहा था वो भी मुझे पता था। सारी चीज़ें सब मेरी आंखों के सामने था। फिर वो नाइट कहता है, ये इम्पॉसिबल है, मैंने किसी के भी सामने अपने सीक्रेट प्लान को रिवील नहीं किया था। तो कैसे कैसे तुम्हें पता चला? तुम जैसे कमज़ोर आदमी को इस चीज़ के बारे में पता लगने का कोई चांस ही नहीं है। फिर वो काले कपड़ों वाला आदमी उसे पैर मारते हुए कहता है, ओह शट अप, आओ और तुम कितनी भी चाहे उतनी बार अटैक कर लो मेरे ऊपर, लेकिन वॉर में मैं हमेशा जीतूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पास प्लान है। फिर हमें एमसी का फेस रिवील किया जाता है। फिर हम दूसरे सीन में शिफ्ट होते हैं जो कि 1 साल बाद का है, और ये सीन किंगडम ऑफ लुथेनिया का है जो कि पैडियम टेरिटरी के पास में है। फिर हमारे एमसी की आंख खुलती है जो अपने आप को देखते हुए कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या मैं जिंदा हूँ? एमसी बहुत चौंकते हुए अपने हाथों को देख रहा होता है। फिर उस मन में ही सोचता है, ये तो इम्पॉसिबल है, अभी कुछ मोमेंट पहले ही तो मैं मारा गया था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक आदमी हमारे एमसी की तलवार को गिरा देता है और उसे बहुत जख्मी भी कर देता है। फिर सामने वाला पर्सन कहता है कि ये बैटल अपने एंड पे है। मर्सनी किंग सेसिल पैडियम, तुम जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है कॉन्टिनेंट का, आज मेरे सामने घुटने टेके बैठा है। ये डिफीट मार्क करेगी इस वॉर के एंड को। फिर हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम एडन है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है कॉन्टिनेंट का, जो कहता है, क्या कोई आखिरी शब्द? फिर हमारा एमसी कहता है, नहीं, मेरा बस एक ही रिग्रेट है कि मैं अपना रिवेंज नहीं ले पाया। आओ मार दो मुझे, तुम डर्टी बास्टर्ड। और हमारा सेसिल पैडियम मीन्स एमसी, ये भी एक वन ऑफ द 7 स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है कॉन्टिनेंट का। फिर हमारा एडन कहता है, तुम एरोगेंट फूल, मैंने सोचा नहीं था कि तुम उस डाउनफॉल वाली हाउस पैडियम के सक्सेसर होगे। मैंने सुना था कि तुमने अपने घर को छोड़ दिया जब तुम्हारी सिस्टर की डेथ हो गई। फिर हमारा एमसी कहता है, कैसे कोई दूसरे किंगडम वाला अनादर किंगडम के चीज़ों को जान सकता है? फिर हमारा एडन कहता है, क्यों नहीं, मैंने कई सारी बातें ढूंढी हैं सभी जगह से तुम्हारे बारे में, क्योंकि हमने फोर्सेस को ज्वाइन किया था, वो भी डूक डेल्फिन के साथ में, और इसके साथ वो एक बहुत क्रिप्पी सी स्माइल देता है और बोलता है जिससे हम तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकें। फिर हमारा एमसी को शौक लगता है और वो मन में सोचता है, क्या हम, मतलब मेरी फैमिली के अंदर एक घुसपैठिया है जो कि पैडियम्स डाउनफॉल का रीज़न बना। फिर एडन कहता है, ये सारी चीज़ें वेस्ट होंगी, तुम तो मरने वाले हो और ये वॉर भी अब एंड पे है। फिर हमारा एमसी जोर से चिल्लाता है, यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर एडन कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और वो उसे मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ और वो कहता है कि उसने तो मेरा सर धड़ से अलग कर दिया था, मैं डेफिनेटली मर गया था,
लेकिन अभी मैं अगर मैं देखूं तो मैं तो सही सलामत हूँ। क्या ये एक सपना है? लेकिन मैं पास से अगर अपने आप को देख रहा हूँ तो मैं तो बहुत यंगर हूँ। क्या मैं किसी के द्वारा कैप्चर्ड हो गया हूँ एक रैट की तरह? तो मैं उन्हें एरोगेंट फूल्स को ये रिग्रेट करवाऊंगा मुझे ज़िंदा रखने के लिए। फिर पीछे से आवाज़ आती है, यंग मास्टर। वैसे तो इसका नाम रिकार्डो है, लेकिन हम इसे रियो कहेंगे, छोटा सा नाम, ठीक है। फिर रियो कहता है कि आप जाग चुके हैं, मुझे पता है, आप बाहर आ जाइए। फिर हमारा एमसी अचानक से उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे आंसर का जवाब दो, नहीं तो तुम समझ जाओ। फिर रियो बहुत डर जाता है और कहता है, यंग मास्टर। फिर वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके लिए भी, ये बहुत रेडिकुलस है। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि ऐसी सिचुएशन में भी कोई काम कैसे रह सकता है। फिर वो एमसी कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? फिर रियो कहता है कि वैसे ही एक बहाना मारने के बाद आप सो चुके हैं, मीन्स इतना सो चुके हैं। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या मैं? फिर रियो कहता है, क्या आप कुछ ज़्यादा ही सो चुके हैं जो आप चीज़ों को भूल चुके हैं? आपने ही तो चार्ज लिया था सैनिकों का कि आप और के अगेंस्ट में फ़ाइट करेंगे और उनको लीड करेंगे। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या ऑर्क के अगेंस्ट? फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैंने सोने के लिए बहाना बनाया था? मैंने? ये कितना रेडिकुलस है। फिर रियो कहता है कि जल्दी से अपनी सामान को बांध लीजिए और बाहर आ जाइए। फिर एमसी कहता है, क्या मेरी चीज़ें? और तुम कहाँ जा रहे हो? फिर रियो कहता है, कहीं भी। अरे भाई, मैं पैरेडियम टेरिटरी से हूँ तो वहीं जाऊँगा ना। फिर हमारा एमसी एकदम चौंकते हुए कहता है, क्या क्या तुम इको बाका हो, तुमने क्या कहा? फिर रियो कहता है, पार्डन। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है, क्या पैरेडियम? तुम्हारा मतलब है मेरी फैमिली की टेरिटरी जो कि ख़त्म हो चुकी थी। फिर हमारा एमसी बाहर आते हुए देखता है, क्या ये वही पैरेडियम टेरिटरी है जो ख़त्म हो चुकी थी? लेकिन ये तो बहुत अच्छी हालत में है। फिर रियो कहता है, क्या आपने बुरा सपना देखा था यंग मास्टर? मुझे पता है अपन लोग गरीब हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारी टेरिटरी पूरी बंजर हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। अगर आपके फादर ने ये सुन लिया तो आपको पनिशमेंट देंगे। फिर हमारा एमसी अपने गालों को खींचते हुए कहता है, क्या ये ड्रीम है? नहीं नहीं, ये कोई ड्रीम नहीं है। मैं यंगर दिख रहा हूँ और मेरी टेरिटरी अभी भी सही सलामत है। इसका क्या मतलब है? क्या मैं पास्ट में आ चुका हूँ? बचपन में मैं अपनी फैमिली को नापसंद करता था क्योंकि वो बहुत पुअर थी, और ऐसे कुछ और कारण भी थे जिनके कारण मैं ये सारी चीज़ें सोचता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, सब फैमिली के सभी मेंबर्स ने मुझको अवॉइड करना शुरू कर दिया और वो मुझसे दूर भागने लगे। और इन सारे क्रिटिसिज्म को मैं हैंडल नहीं कर पाया और वहाँ से भाग गया। और 1 साल बाद मैं एक मर्सिनरी बन गया। मैंने काउंटलेस बैटल्स लड़ी और अपनी स्किल्स और रेपुटेशन को बनाया। फिर मैं वापस से रिटर्न हुआ अपनी पैडियम हाउस की ओर, और जिससे मैं अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को वापस से सुधार सकूं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी टेरिटरी पहले ही जल के खाक हो चुकी थी। मैं सारी चीज़ों को लॉस्ट कर चुका था, बट ये अभी मेरे सामने है, वो भी सही सलामत। मेरे प्रीशियस लोग यहाँ पे हैं। फिर हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि ये कितनी हंसी वाली बात है कि मैं अपने पास्ट में वापस आ गया हूँ। मुझे तो गाना गाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी जश्न मनाना बहुत जल्दी हो जाएगा। रियो ने मुझसे कहा कि हम ऑर्क के खिलाफ फाइट लड़ने आए हैं, तो मैं इस डे को कैसे भूल सकता हूँ। इस दिन के एंड में कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे। बाय द टाइम जब मैंने इस फोर्स को ज्वाइन किया था, तब कुछ ही ऑर्क दिखाई दिए थे, जो कि 3 ही थे। लगा मैं उन्हें संभाल लूँगा, भले ही मेरे पास एक्सपीरियंस ना हो। लेकिन वो तो 2 डज़न से भी ज़्यादा
ऑर्क थे, मीन्स पूरी सेना थी वहाँ पे, और उन्होंने मेरे सारे सबऑर्डिनेट्स को ख़त्म कर दिया था। लेकिन अभी अगर मैं सोचूं तो ऑर्क के पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती है, मेरे पास एक चांस है जीतने का, लेकिन अभी भी मेरे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। फिर अचानक से एक घर बहुत ज़ोर से उड़ता हुआ दिखाई देता है और नीचे गिरता है। फिर एक सैनिक चिल्लाते हुए कहता है, ऑर्क ऑर्क आ गए हैं। फिर ऑर्क सैनिकों के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है, ये हो चुका है, उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। और ऑर्क सभी सैनिकों को बुरी तरह से मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर एक जन की आवाज़ आती है कि अपनी फॉर्मेशन में वापस लौटो, शांत रहो, अपनी डिफेंस फॉर्मेशन में लौटो, जो कि एक कमांडर होता है। फिर सैनिकों की आवाज़ आ रही होती है, सभी लोग लड़ रहे होते हैं। फिर कमांडर कहता है, ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि इन लोगों ने तब हमला किया जब हम फाइट करने के लिए रेडी ही नहीं थे, और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही ऑर्क हैं जितना हमें रिपोर्ट मिली थी। फिर एक आवाज़ आती है, कमांडर तुम्हारे पीछे। फिर हम देखते हैं कि कमांडर के पीछे से एक ऑर्क हमला कर रहा होता है, लेकिन तभी कोई बहुत तेज़ भागते हुए आता है और कमांडर को उस ऑर्क से बचा लेता है। और जब कमांडर उसकी ओर देखता है तो वो और कोई नहीं, हमारा एमसी ही होता है। और हमारा एमसी उस ऑर्क पर हमला कर देता है और उसके हाथ के चिथड़े उड़ा देता है। ये देख के तो भाई कमांडर और सैनिक के होश उड़ जाते हैं, और वो ऑर्क दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं अभी माना यूज़ नहीं कर सकता, मुझे वापस से ट्रेनिंग करके अपने पुराने दौर पे पहुंचना होगा जब मैं बहुत ताकतवर था। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या आप कमांडर हैं, है ना? फिर कमांडर कहता है एमसी से, मिस्टर सेसिल, मीन्स सेसिल हमारे एमसी का ही नाम है। फिर हमारा एमसी उसे अपने हाथ देता है। फिर हमारा एमसी कहता है, मुझे कमांड देने का अधिकार दो। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है, और इस चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए और इस भाई को सपोर्ट करते रहिए, और देखते हैं ये चैनल कितने जल्दी ग्रो करता है। इनकी शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा एमसी कमांडर से राइट मांग रहा होता है सोल्जर्स को कमांड देने के लिए। फिर कमांडर बोलता है, क्या राइट ऑफ कमांड? ये बहुत रेडिकुलस है, हमारे सैनिक मर रहे हैं। फिर कमांडर उसे साफ साफ मना कर देता है, और एमसी ये देख के बोलता है, क्या? फिर हमारा कमांडर बोलता है कि ये गेम नहीं है, आप जानते हैं, ये कमांडरशिप मुझे लीडर ने दी है और ये मैं किसी को नहीं दे सकता, आपको भी नहीं। और ये सुनकर हमारा एमसी दंग रह जाता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि ये सही नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि एक कमज़ोर आदमी को राइट ऑफ कमांड नहीं दिया जा सकता। मैं अगर उसकी जगह होता तो भी यही करता। फिर हम देखते हैं कि एक ऑर्क उन पे हमला करने आ रहा होता है। फिर कमांडर बोलता है कि यंग मास्टर आप पीछे रहिए, मैं इसे देखता हूँ। आपके पास अभी इनफ एक्सपीरियंस नहीं है कि आप सोल्जर्स को लीड करें। फिर एमसी बोलता है कि आपने मेरे लिए कोई और चॉइस छोड़ी ही नहीं है, और वो अचानक से तलवार को फेंकता है जो कमांडर के एकदम पास से निकलते हुए जाती है। और कमांडर ये देख के यंग मास्टर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो मुझे लग सकती थी? फिर अचानक से कमांडर पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि वो तलवार सीधे ऑर्क के सिर में घुस चुकी होती है, और वो ऑर्क वहीं मर जाता है। फिर हमारा कमांडर मन में सोचता है, ये क्या हुआ, ये तो ऑर्क का विटल ऑर्गन है। फिर हमारा एमसी कमांडर से कहता है, आपको पता है एक बैटल में क्या मायने रखता है? एक फ़ाइट कभी भी नहीं जीता जा सकता जब तक आपके मन में डर है। आपको बस एक फाइटिंग स्पिरिट की ज़रूरत है। और हमारा एमसी अचानक से भागने लगता है और ऑर्क के ग्रुप पर हमला कर देता है, और वो एक और ऑर्क को मार देता है। और ये देख के सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं, और कमांडर तो भाई उसकी शक्ल देखने लायक है। फिर हमारा एमसी कहता है, कम ऑन ऑर्क, यू बास्टर्ड, आओ मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं तुम सभी को मार दूँगा। फिर सारे ऑर्क हमारे एमसी पर हमला करने चले जाते हैं, और हमारा एमसी भी उनसे लड़ने के लिए तैयार रहता है। और हमारा एमसी किसी से कम नहीं भाई साहब, सभी ऑर्क को चुन चुन के मारता है।
किसी का हाथ काटता है, किसी का पैर काटता है, तो किसी को पूरा ही काट देता है। और कमांडर सोच रहा होता है, अरे भाई मैं क्या सपना देख रहा हूँ, इतना फास्ट तो मैं भी नहीं दौड़ सकता, वो भी माना का यूज़ करके भी। लेकिन ये यंग मास्टर ये ऐसे कैसे कर पा रहे हैं। मैं देख के बता सकता हूँ कि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन वो मिनिमम मूवमेंट के साथ में सभी ऑर्क के हमलों से अपने आप को बचा रहे हैं। सिंगल स्विंग के साथ में उनके विटल ऑर्गन पर हमला कर रहे हैं। ये मुझे अभी उस स्वॉर्ड मास्टर की तरह लग रहे हैं जो माना यूज़ नहीं कर सकता, और उनसे भी स्ट्रोंगर मुझे वो लग रहे हैं। फिर हमारा एमसी चिल्ला के कहता है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? मैं तो अभी बस वार्म अप ही कर रहा हूँ। और वो कहता है, आओ ऑर्क आओ, आओ मेरे पीछे, देखता हूँ कितना हिम्मत है, दम है तो छू के बताओ मुझे। फिर एक सैनिक कहता है कि ये सब यंग मास्टर के पीछे जा रहे हैं, और दूसरा सैनिक कहता है, ये क्या भाग रहे हैं? और सभी लोग कमांडर को बुला रहे होते हैं, और कमांडर सोच रहा होता है कि यंग मास्टर क्या प्लान कर रहे हैं। उन्होंने ऑर्क के ऊपर हमला किया और सभी चीज़ों को मैनेज किया, और ऑर्क का फोकस अपनी ओर लाया, और वो भाग रहे हैं, और वो बस भागे ही जा रहे हैं। ये क्या, एक क्लिफ? रुको, एक क्लिफ? फिर कमांडर बहुत चौंक जाता है और कहता है कि नहीं, ये मत कहना। और वो सभी सैनिकों को कमांड देता है कि सभी लोग अपनी शील्ड पकड़ो और मेरे पीछे आओ, हम यंग मास्टर को फॉलो करेंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि सारे ऑर्क हमारे एमसी के पीछे पड़े होते हैं, और हमारा एमसी सोचता है कि अगर वो कमांडर सही में एक लीडर है तो वो ज़रूर रियलाइज़ करेगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इन सभी को अकेले हराने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, लेकिन मेरी बॉडी बहुत वीक है जो कभी भी कोलैप्स हो सकती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऑर्क के पीछे से कोई तो आ रहा होता है, और जैसे ही ऑर्क का ध्यान पीछे की ओर जाता है तो वो देखते हैं कि सारे सैनिक एंड कमांडर उनके पीछे शील्ड लेके उनके पीछे आ रहे हैं। और ये देखकर हमारा एमसी एक सुकून भरी स्माइल देता है और बोलता है परफेक्ट, और वो क्लिफ से जंप मार देता है और कहता है अभी। फिर हमारा कमांडर सभी यूनिट्स को ऑर्डर देता है कि चलो इन सबको क्लिफ के नीचे पुश करो, और सभी सैनिक इस काम में जुट जाते हैं और उन सभी ऑर्क को क्लिफ के नीचे गिरा देते हैं। और क्लिफ के नीचे गिरने के कारण ये सभी ऑर्क मारे जाते हैं, और सैनिक बोल रहे होते हैं कि हम जीत गए, हमने कर दिखाया। और कमांडर अचानक से यंग मास्टर चिल्लाता है, और वो देखता है कि यंग मास्टर अपनी तलवार को क्लिफ में गड़ाकर लटके हुए हैं। और ये देखकर कमांडर बहुत चौंक जाता है और एक सुकून भरी मुस्कुराहट देता है और बोलता है कि यंग मास्टर मेरा हाथ पकड़ लीजिए। लेकिन यंग मास्टर मीन्स हमारा एमसी तलवार को छोड़ देता है और कहता है कि बस अब मेरी बॉडी और हैंडल नहीं कर सकती। और सभी लोग फिर यंग मास्टर का नाम चिल्लाते हैं, यंग मास्टर। फिर अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है, और हमारा एमसी उसे ही देख रहा होता है और उसे एलेना बुलाता है, और उस लड़की की कुछ मेमोरीज़ दिखाई जाती हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि ये सारी मेमोरीज़ एलिना की हैं। फिर एमसी का हाथ कोई अचानक से पकड़ता है और कहता है कि मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, तुम मेरे साथ चलो। फिर हमारी एमसी की अचानक से आंखें खुलती हैं और हमें पता चलता है कि वो जो पहले देख रहा था वो बस ड्रीम था। फिर दोस्तों ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और इसका अगला एपिसोड मैं जल्द ही लाऊंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जल्दी से। सीन का स्टार्ट वहीं से होता है जहां एमसी अपनी आंखें खोलता है और वो अपने आप को एक रूम में पाता है और कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ? लगता है उन्होंने मुझे ढूंढ ही लिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी कोई बहुत बुरा सपना देखा। फिर जैसे ही एमसी उठता है उसकी बॉडी में बहुत तेज़ दर्द उठता है, और वो कहता है कि लगता है मुझे अपनी बॉडी को इतना पुश नहीं करना चाहिए था, और मुझे तो अभी माना यूज़ करना भी नहीं आया। ये दर्द मुझे याद दिलाता है कि मैं ज़िंदा हूँ। फिर अचानक से डोर खोल के कोई आता है और यंग मास्टर कह के बुलाता है और बोलता है कि क्या आप जाग गए यंग मास्टर? फिर हमारा एमसी उसकी ओर देखता है और उसे बेलिंडा बोलता है, और फिर बेलिंडा बोल रही होती है कि आपको कुछ आइडिया भी है कि मैं कितना घबरा गई थी? मैंने आपसे कहा था कि ऑर्क को सोल्जर्स के द्वारा संभालने दीजिए। लेकिन एमसी अचानक से बेलिंडा के गले लग जाता है, और बेलिंडा कहती है, क्या कुछ गड़बड़ है यंग मास्टर? फिर एमसी कहता है, नहीं, मैं बस खुश हूँ तुम्हें देखकर।
फिर वो याद करता है कि बेलिंडा उसकी पर्सनल ट्यूटर है, उसने हमेशा उसका साथ दिया है, वो हर सिचुएशन में मेरे साथ रही है और मैं हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहूँगा। लेकिन जब पैरेडियम टेरिटरी डिस्ट्रॉय हो गई तो वो मिसिंग हो गई थी और मैं उसे कभी नहीं देख पाया। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो मुझे यहाँ वापस से मिलेगी। फिर बेलिंडा कहती है कि हम लोग तो रोज़ ही मिलते हैं। फिर एमसी के सोचता है कि मुझे बेलिंडा को बता देना चाहिए कि क्या होने वाला है। फिर हमारा एमसी एकदम घबराते हुए कहता है, बेलिंडा ध्यान से सुनो, हाउस पैरिडियम बहुत बड़े खतरे में है। फिर बेलिंडा कहती है, क्या? ये आपको कैसे पता? फिर एमसी कहता है कि तुम देख सकती हो, मैं मर गया था लेकिन रेस्क्यू हो चुका हूँ। फिर बेलिंडा कहती है, हाँ हाँ, आप बस मर ही गए थे और क्या तो। फिर एमसी कहता है, अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर बेलिंडा कहती है, हाँ, आपसे सबसे ज़्यादा खतरे में तो आप हैं, वो भी हाउस पैरिडियम से भी ज़्यादा। फिर एमसी सोचता है कि वो मुझ पे बिलीव नहीं करेगी, ये बस होपलेस है। चलो ठीक है, ये बताओ कि आप आने वाले फेस्टिवल को अटेंड करोगे कि नहीं? फिर हमारा एमसी चौंकते हुए बोलता है, क्या फेस्टिवल? फिर बेलिंडा कहती है कि आप ज़रूर इसके बारे में भूल गए होंगे, लेकिन लेडी एलेना आपके साथ जाना चाहती हैं। बेलिंडा कहती है कि यह अच्छा नहीं होगा कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए और आप पहले की तरह करीब आ जाएं। फिर एमसी मन में सोचता है कि हाँ, ये बात तो सही है, ये समय फेस्टिवल का टाइम है। मुझे फेस्टिवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं बहुत ट्रॉमेटाइज था पहले उस अभियान के हार के बाद। वैसे ये फेस्टिवल है कब? फिर बेलिंडा कहती है, मेरे हिसाब से ये 1 हफ्ते बाद है। फिर एमसी कहता है, 1 वीक बाद। फिर वो कहता है कि ये वो दिन है जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया। फिर अचानक से कोई दरवाज़ा खोलते हुए आता है और बोलता है, क्या आप यहाँ पे हैं? सिसिल मीन्स हमारा एमसी ही। और एमसी मन में कह रहा होता है, वो मेमोरी जिसने मुझे वो लाइफ टॉर्चर्ड किया। और वो सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी सिस्टर उससे बोल रही होती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे साथ चलो। और एमसी मन में बोलता है, इस 1 वीक के टाइम में एलेना मरने वाली है। और इसी मेमोरी ने हमारे एमसी को बहुत ही टॉर्चर्ड किया है अपनी पिछले लाइफ में, और इस बार वो अपनी बहन को बचाने के लिए क्या करेगा, अब हम इसे जानेंगे आने वाले अगले एपिसोड में। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अब हम इस नए एपिसोड में देखते हैं जहाँ उसकी सिस्टर उससे मिलने आती है। हमारा हीरो अपनी सिस्टर से गले लगा होता है। ये देख के तो बेलिंडा एकदम चौंक जाती है। और उसकी बहन की शक्ल तो देखो भाई वो बेचारी कह रही होती है कि भाई तो क्या कर रहे हो, क्या तुम वापस से मेरे साथ प्रैंक करने का सोच रहे हो? हाँ। और फिर हमारा हीरो बड़े ही शांत मूड से कहता है, आई मिस्ड यू सिस्टर। ये सुन के भाई उसकी सिस्टर देखो कैसे फटाक से बोलती है, गाओ, अरे जाओ यहाँ से, दूर जाओ मेरे से, मत चिपको मुझसे। और हमारा एमसी सोच रहा होता है, क्या ये पहले से इतनी स्ट्रांग थी क्या? अरे बाप रे, इतने तो बहुत ज़ोर से धक्का दिया रे। फिर हमारे हीरो की सिस्टर कपड़े झाड़ते हुए कहती है कि मैंने बेलिंडा से सुना था कि तुम पता नहीं किससे तुमने स्टॉप किया है और तुम इतने जल्दी भूल गए, मैं तुम्हें इतने इजीली माफ़ नहीं करने वाली। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या माफ़ी? किस बात की माफ़ी? फिर हमारा एमसी का वो सड़ा हुआ फेस बताया जाता है। मीन्स ये पहले वाले टाइम का है, ये हीरो है जब उसने अपनी सिस्टर से बोला था कि हे, मैंने तुमने से नहीं कहा था कि मुझसे दूर रहा करो, तुम्हारी ये ब्रीथिंग बहुत ही अनोइंग है। फिर हमारा एमसी उलझन में पड़ते हुए कहता है, क्या मैंने ये कहा था? फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि मैं जानता था कि पास्ट में मैं मेरी सिस्टर के ज़्यादा क्लोज़ नहीं था, मैं सही में बहुत ही ख़राब भाई हूँ। और वो फिर हमारा एमसी कहता है, आई एम सॉरी
ये सुन के तो भाई बेलिंडा और उसकी सिस्टर एकदम चौंक जाते हैं। और बेलिंडा कहती है, क्या मास्टर सिसिल सही में माफ़ी मांग रहे हैं? और उसकी सिस्टर कहती है, क्या? मैंने क्या सुना अभी? मैंने सुना था कि ऑर्क ने इसको बहुत पीटा था, कहीं इसके गलती से सिर में तो नहीं गल गया? फिर हमारा एमसी गुस्सा होते हुए कहता है, हे सुनो, ऑर्क ने मुझको नहीं, मैंने ऑर्क को मारा था, समझे क्या तुम? भले ये सारे लोग ये क्यों ना कह रहे हो कि ऑर्क ने मुझे मारा हो। फिर अचानक से एमसी की बॉडी में बहुत दर्द उठता है। फिर वो नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है और उसकी सिस्टर कह रही होती है, हाँ ये वैसे ही है, उन लोगों ने तुमको स्ट्रेचर में ही उठा के लाए थे। हाँ 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 हाँ। और उनकी स्माइल देख के हमारा एमसी को एक बहुत सुकून मिलता है और वो प्यारी सी स्माइल दे देता है और वो कहता है कि मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूँगा और मैं अपनी इस लाइफ को पहले की तरह बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने दूँगा। ये वही टाइम है। इस एक वीक के बाद मेरी सिस्टर मारी गई थी मेरे पास्ट लाइफ में। उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके साथ चलूं, लेकिन मेरा मूड कुछ चीज़ों की वजह से इतना बिगड़ा हुआ था कि मैंने उसको उसके साथ जाने से मना कर दिया। लास्ट टाइम मैंने उसको देखा था रोते हुए, और एक ऐसा टाइम मैंने उसको देखा था जब बस उसका एक हाथ ही बचा था और उसका कुछ अता पता नहीं था और उसकी पूरी बॉडी पता नहीं कहाँ चली गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं उन सब कमीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। मैं उसके साथ जाऊंगा। कोई दरवाजे में आवाज़ देता है और कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और दो सैनिक आते हुए कहते हैं कि लेडी एलेना आप यहाँ हैं? हमारी एमसी की सिस्टर कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम लोग वेट करो, क्या कुछ हुआ है? फिर सैनिक कहते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, बट लेकिन सर्वेंट ने कहा होगा आपसे कि आप एक बार फेस्टिवल की सारी प्रिपरेशंस को देख लें। फिर हमारा एमसी कहता है कि इन चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी सिस्टर को किसने दी? फिर बेलिंडा कहती है, भले ही आप इधर उधर घूमते रहें मेरे यंग मास्टर, लेकिन एक नोबल का काम होता है कि वो अपने काम को अच्छे से देखे और परखे। और वैसे भी ये फेस्टिवल तो यहीं पैडियम में हो रहा है, तो यहाँ पे को ये सारी जिम्मेदारियाँ तो लेनी ही थी। फिर हमारा एमसी कहता है, ओह ये बात है। फिर हमारा एमसी मन में कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि कंडीशन ऐसी बुरी जाएंगी हाउस पैडियम में। फिर एमसी की सिस्टर कहती है कि मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। फिर हमारा एमसी भी एकदम मस्त एटीट्यूड में कहता है, मैं भी मदद करवाऊँगा। और ये सुन के तो भाई सिस्टर एकदम शौक में चली जाती है और पीछे मुड़ के देख रही होती है। और वापस से वो दोनों चौंकते हुए कहते हैं, क्या सही में क्या इनके सिर में लगी है? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे बहुत सारी तैयारियाँ चल रही होती हैं और सब लोग दूसरी तरफ बहुत ही मतलब अलग तरीके से देख रहे होते हैं। मींस देख रहे होते हैं, बस इतना ही समझो। उसकी एमसी की सिस्टर कह रही होती है कि मैंने कहा था कि तुम बाहर हेल्प करो, यहाँ से जाओ जल्दी फटाक से, तुम सभी लोगों को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। फिर हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैंने नहीं कहा था कि मैं हेल्प करवाऊँगा। फिर सिस्टर कहती है उसकी कि तुम बाहर देख के हेल्प करवाओ, तुम यहाँ पे बस मुसीबत ही खड़ी कर रहे हो। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि एलिसा का जो मृत शरीर है ये एक स्लाइम प्रेटी में मिला था जो कि फेस्टिवल ग्राउंड के थोड़े ही दूर है। यही है इसका मतलब कि उसे उसकी इच्छा के बिना वहाँ ले जाया गया था। और इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए मुझे सभी चीज़ों पे नज़र रखनी होगी, पैनी नज़र। फिर अचानक से यंग मास्टर करते हुए एक आदमी आ रहा होता है और हमारा एमसी उसे देख के चौंकते हुए कहता है, तुम? फिर हमें बताया जाता है एक ओल्ड मैन के बारे में जिसका नाम है फर्गुस। अब फर्गुस छोड़ो, अपन दादाजी बुलाएंगे, ठीक है। और वो कहता है कि आप सेफ़ हैं, ये बहुत अच्छी बात है यंग मास्टर, मैं आपका बहुत ही लॉयल नाइट हूँ। और कह रहा होता है
कि मैं जल्दी से दौड़ते हुए आया जब मुझे न्यूज़ मिली कि उन ऑक्स ने आपको बहुत पीटा है। और ये सुन के भाई एमसी की तो बड़ी बेइज्जती हो रही होती है। और हमारा एमसी कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, मैंने ऑस को पीटा था, समझे क्या। फिर हमारी एमसी की सिस्टर कहती है कि आप कितनी परफेक्ट टाइम पे आए हो, आप क्या इसको ले जा सकते हो, ये जैसे ही उठा है बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। फिर हमारे दादाजी कहते हैं ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स। फिर एमसी मन में कहता है ओ माय गॉड, माय टेरिबल रेपुटेशन, ये भी क्या सिरदर्द है यार। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए चलता हूँ, वैसे भी अब ये एक वीक है फेस्टिवल को। फिर हमारा एमसी कहता है कि दादाजी यहाँ पे एक ट्रेनिंग हॉल हुआ करता था, मीन्स हुआ करता है मेरे कैसल में, मुझे वहाँ ले चलिए। फिर दादाजी बोलते हैं पार्डन, वाई द ट्रेनिंग हॉल। फिर हमारा एमसी कहता है बिकॉज मैं ट्रेन होना चाहता हूँ। ये सुनकर तो भाई दादाजी चौंक जाते हैं और फिर वो उन्हें उनके ट्रेनिंग हॉल में ले जाता है, जिसे देख के हमारा एमसी एकदम चौंक जाता है और कहता है वाह ये तो अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, चलो ठीक है फिर मैं यहीं ट्रेन करता हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मैं जब मर्सी किंग था वहाँ से इस ज़िंदगी में आने के बाद मुझे इतना अच्छा ट्रेनिंग हॉल मिलेगा। फिर दादाजी बोलते हैं कि मैं इस जगह की बहुत केयर करता था, मुझे पता था कि आप एक दिन ज़रूर आएंगे और यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। फिर दादाजी बोलते हैं भले ही आप थोड़ी देर के लिए भटक क्यों ना गए हों, लेकिन मैं जानता था कि ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। फिर हमारा एमसी अचानक से मन में सोचता है ये ऐसा तो नहीं कि मेरी पास्ट लाइफ में भी इसने मुझसे उम्मीद आखिरी वक्त तक लगा के रखी थी। फिर हमारा एमसी कहता है आई सी, आप ज़रूर बहुत लंबी लाइफ जिएंगे, कभी भी बेकार ज़िंदगी की मौत मत मरना दादाजी। हा 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 हा। दादाजी बोलते हैं कि तुम तो बेटे ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुमने एक ज़िंदगी पहले ही जी ली हो। फिर हमारा एमसी उनसे कहता है अब वाह दिमाग तो बहुत तेज है, आपको पता है मैं अपनी एक ज़िंदगी में मारा गया था और मैं वापस से रिकार्नेट हुआ हूँ अपने पास्ट में। रिकार्नेट ही कहेंगे ना, चलो कोई नहीं। फिर दादाजी कहते हैं ओह प्लीज़ स्टॉप बेटा। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है और आगे वाली वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का टारगेट है 1000 लाइक्स।